नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। हिंसा की आग में झुलसे संभल में एक बार फिर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। जिस जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी, उसके पास ही कब्रिस्तान की 8 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान दुकान बना लिए गए, जिसकी शिकायत श्री कल की सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष चंद्र त्यागी ने दी। शिकायत के बाद डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने जांच कराई, जिसमें कब्जे की पुष्टि हुई। पता चला है कि इस जमीन पर बने मकान और दुकान कब्जा करने वाले कट्टरपंथी हैं, यानी संवेदनशील संभल का माहौल बिगाड़ने का काम एक बार फिर कट्टरपंथियों ने किया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, संभल में जब भी कोई हिंसा होती है या अवैध कब्जा होता है, उसके पीछे कट्टरपंथी क्यों निकलते हैं? ये कट्टरपंथी कौन है? ये मुसलमान जी। और संभल नहीं, संभल से लेकर बरेली से लेकर सऊदी अरबिया तक, सीरिया तक, हर जगह। ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहां भी अव्यवस्था अराजकता है वहां मुसलमान है। जहां अव्यवस्था है उसके पीछे मुसलमान है। पूरे यूरोप के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से लंबे समय तक सामान्य अच्छी स्थितियां रही। जैसे ही ये मुस्लिम शरणार्थी यूरोप के अलग अलग इलाकों में बसना शुरू हुआ, जैसे ही मुस्लिम देशों से पलायन शुरू हुआ, वहां के अपनी अव्यवस्था के कारण, हिंसा के कारण, और वो हिंसा जिहादियों की फैलाई गई थी, तब से पूरे यूरोप के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी समय हिंसा की घटना होती है, बम धमाका होता है, जिहादी हमले होते हैं। चाहे फ्रांस में लोन वुल्फ अटैक हो, या लंदन में बम धमाका हो, या अमेरिका में अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रोटेस्ट हो इस्लाम के नाम पर। और इसीलिए पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैलाने में इसी एक कौम की सबसे बड़ी भूमिका है, जहां ये बहुल संख्या में है, यानी कि जो इस्लाम डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, अफ्रीका के कुछ देश, अरब के देश और एशिया में कुछ वैसे देश जो कि मुस्लिम बहुल है, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, या फिर बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो। ये सारे देश हर जगह पर जहां ये बहुसंख्यक हैं वहां भी बेचैन है, जहां ये अल्पसंख्यक हैं वहां भी बेचैन है। बेचैनी इतनी कि म्यांमार में ये छोटा सा 2% के आसपास इसकी आबादी और भिड़ने के लिए तैयार बैठा था। म्यांमार में जब ये भिड़ा तो वहां पर सफाया अभियान शुरू हो गया। बौद्धों ने इसके खिलाफ ऐसा जंग छेड़ी कि उसके बाद रोहिंग्याओं को जगह नहीं मिली, भारत भागने की कोशिश किया, किसी तरीके से कुछ छिप छिपाकर आया और सबको बांग्लादेश भगा दिया गया। तो ये ऐसा कौम है जहां रहेगा वहां अव्यवस्था अराजकता पैदा करेगा, क्योंकि ये शुरुआती दौर से ही इसी विचारधारा से चला है। तो ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। संभल में हिंसा की बात नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तानों पर जबरन कब्जा करने और कब्रिस्तान और दरगाह के नाम पर जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का मामला है। संभल का मामला अचानक से इसलिए आया क्योंकि हिंसा में जो आरोपी थे, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, उनका रिकॉर्ड तलाशा गया और मस्जिद के आसपास के घरों को देखा गया, और जिन जगहों पर यह पत्थरबाजी कर रहा था उन छतों को देखा गया कि ये कहां से हैं, दुकान मकान कहां है। और उसके बाद धीरे धीरे उसके कागजात निकाले जा रहे थे। जब पता चला कि ये तो पूरे 8 बीघा से ज्यादा के जमीन कब्रिस्तान के नाम पर है, और उस कब्रिस्तान की जमीन के जितने कॉर्नर हैं वो उधर से लोग धीरे धीरे कब्जा करके कुछ मकान बना लिया है, कुछ दुकान बना लिया है, कॉमर्शियल यूज कर रहा है, और इसका फायदा हो रहा है इन लोगों को। मकान बना के रहता है, दुकान बना के रहता है, उस पैसे से जिहाद फैलाता है। तो इसीलिए इसकी शिकायत की गई। जब शिकायत की गई तो योगी की पुलिस एक्टिवेट हुई। एक्टिव होने के बाद चूंकि ये मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, तो फिर जमीन के नाप जोख का डिपार्टमेंट भी होगा। 28-29 लोगों की एक टीम बनाई गई, और उस टीम में लेखपाल भी थे। उस टीम में इसमें जो नायब तहसीलदार होते हैं वो भी शामिल थे, और उस टीम में
कुछ अमीन भी शामिल था जो कि नापजोक करता है ब्लॉक लेवल पर। और उसके बाद चूंकि जब ये पता चल जाएगा कि ये दुकान मकान कब्रिस्तान की जमीन पर बनी हुई है, तो उसके बाद उसे तोड़ना भी पड़ेगा, बुलडोजर चलेगा, तो उसके लिए पुलिस की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये पूरी टीम बना दी गई है कि अब तुम्हारे पत्थरबाजी का जो इलाज है वो बुलडोजर से ही हो सकता है। और योगी की सरकार है, जहां जहां अनियमितता दिखाई पड़ती है वहां एक्शन की तैयारी पहले से तैयार होता है कि क्या एक्शन लिया जाना है। इसलिए संभल के उस कब्रिस्तान की तो बात है, लेकिन इस कब्रिस्तान ने एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जो एक शिकायत हुई तो उसके बाद एक ऐसा ये टीम बनाने की बात चल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार की कि सबसे पहले तो मुस्लिम जमीनों का मुस्लिम अवैध तरीके से निर्माण, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया है, जिसमें यह भी शामिल था आजम खान का जौहर यूनिवर्सिटी पूरी तरह से सरकारी जमीन पर बनी हुई थी और कुछ जमीनों पर कब्जा किया गया था जो मुसलमानों की जमीनें थी, जबरदस्ती उस पर अधिकार कर लिया गया। और इसलिए जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में मैपिंग की जाने लगी है अब ये सारे कब्रिस्तान के जमीन का कि कितने कब्रिस्तान की जमीन है, और वो कब्रिस्तान की जमीन जो कि अभी तक कब्रिस्तान के तौर पर उपयोग किया जा रहा है उसमें उसका मैपिंग क्या है, कितनी जमीन अभी बची हुई है और कितने को अवैध तरीके से कब्जाया गया है। और साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि जो कब्रिस्तान है क्या वो कब्रिस्तान भी सरकारी जमीन पर बना हुआ है, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड का मामला आया तो उस समय कहा गया कि 2,80,000 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है और 2,80,000 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है उसमें से सबके कागज नहीं है इनके पास। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उसी समय कहा गया था कि 9 लाख जो प्रॉपर्टी है पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास, उसमें से 50% से ज्यादा के पास कागज नहीं है, रजिस्ट्रेशन का पेपर नहीं है। वो वक्फ किया गया है कब का, वो तुगलक लोदी के समय का किया हुआ है, अकबर बाबर हुमायूं के समय का है। तो उस समय के दस्तावेजों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप 1954 में रजिस्ट्रेशन करवाए, यानी कि जब वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 आया था, उससे पहले अगर आपने 1924 में करवाया हो, जब ब्रिटिश काल में पहली बार 1923 में वक्फ बोर्ड एक्ट आया था, उस समय अगर करवाया हो, नहीं तो उसके बाद अगर आपने दस्तावेज बनवाए हो तो वो मान्य होगा। नहीं तो जो उम्मीद पोर्टल बनाई गई उसी पोर्टल के माध्यम से आपको अगर रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन का समय दिया था, 1 महीने का समय था, वो समय खत्म हो गया। 3 महीने का वक्त और दिया गया है इस बात के लिए कि उस समय तक कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। और योगी ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है कि 1,40,00,000 की जो प्रॉपर्टी विवादित है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके पेपर इन लोगों के पास नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या है वो कब्रिस्तानों का है। क्योंकि इन लोगों ने प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है डिवाइड किया था कि किन किन क्षेत्रों में है। उसमें कब्रिस्तान है, मस्जिद है, दरगाह है और कुछ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो दुकानें बनी होती हैं। मस्जिद के इर्द गिर्द भी कुछ दुकान बना दिया जाता है ताकि मस्जिद का मेंटेनेंस उन दुकानों से आने वाले टैक्सेस से हो, उससे रेंट से हो। तो ये सारे जो लिस्ट तैयार कर ली गई है, 3 महीना का वक्त दिया गया है और उस 3 महीने के बाद देखा जाएगा कि अभी तो मुसलमानों के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है, अब फिर कब्रिस्तानों का अवैध अतिक्रमण की बात चलेगी। मतलब जो सरकारी जमीन को कब्रिस्तान बना दिया गया, शहरों में ज्यादा है, कई जगह पर पार्क जो बने थे उसको धीरे धीरे वहां पर छोटी सी जमीन कब्रिस्तान के लिए थी, वो बढ़ाकर पूरे पार्क को कब्रिस्तान बना दिया। दिल्ली में कई इलाकों में ऐसे रिपोर्ट्स दर्ज किए गए हैं कि देखिए एमसीडी का पार्क था, ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान में बना दिया गया और उसको फिर बाउंड्री भी करवा दिया। तो इसलिए अभी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के खिलाफ जो अभियान चल रहे हैं उसको इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने एक कब्रिस्तान को वो शिकायत के आधार पर आगे कार्रवाई करके बताया है कि अभी ये शुरुआत है कब्रिस्तानों के खिलाफ। ये जो जितने कब्रिस्तान बना के रखे हो जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर, वो सबको कब्जा मुक्त करवाएंगे
वहां पर गरीबों के लिए मकान बनेगा। ये पीएम आवास योजना, सीएम आवास योजना, ये ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के लिए जो सोसाइटी बनते हैं, ये सारे मकान बनेंगे। उस पर कब्रिस्तान नहीं रहेगा। अब तुम जाओ दफन करने के लिए जहां जाना है, अपने जमीनों पर कब्रिस्तान बनाओ। सर, अवैध जमीन पर या फिर कब्रिस्तान पर जब एक्शन होगा तो फिर अखिलेश यादव की बौखलाहट भी सामने आएगी। वो कहेंगे कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव कहेंगे तो अच्छी बात है। अखिलेश यादव के व्यवहार से अब ये लगने लगा है कि योगी का एक्शन जिन लोगों के खिलाफ होता है उसमें अखिलेश यादव शामिल होते हैं कि इनको अगर पत्थर मारोगे तो ये बौखलाएंगे। जितनी बौखलाहट आएगी, जितना हंगामा करेंगे, जितना मुस्लिमों को टारगेट करने की बात करेंगे, उतना ही एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट जागेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अभी इनको इस बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि अखिलेश यादव क्या बोलते हैं। इस बात के लिए दिक्कत होती है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते हैं। अगर किसी मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का होता है सवाल कि हमने इतनी बातें कही, इतना कार्रवाई की, अखिलेश यादव कुछ बोल ही नहीं रहा है। अखिलेश यादव शांत रहेगा, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। अखिलेश यादव जितना बोलेगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ये उसी तरीके से है पूरी दुनिया में चल रहे जिहादी संगठनों की। अगर जिहादी संगठन कार्रवाई नहीं करेंगे, हंगामा ही नहीं करेगा, तो फिर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी। तो ये पैरेलल चल रहा है, सिमुल्टेनियसली वैसे ही चल रहा है। अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे, फिर कार्रवाई होगी, और उसके बाद वो और चिल्लाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। तो फिर विरोध प्रदर्शन करो मुसलमानों के लिए, फिर विरोध प्रदर्शन करो कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे के लिए। तो इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी रणनीति नहीं बना रही, बल्कि रणनीति यही है कि जितना अखिलेश यादव बौखलाएंगे उतना हमें फायदा है। इसलिए उनको बौखलाते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, चीखते चिल्लाते रहो, प्रोटेस्ट करो। आगे चुनाव आने वाला है, उससे पहले एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट जगना चाहिए, और उसमें अखिलेश यादव एक बड़े हीरो की तरह उभरेंगे, विलेन की तरह नहीं, हीरो बनेंगे। मुसलमानों के हीरो बनो, हिंदुओं का हीरो तो एक योगी आदित्यनाथ ही है। तो इसलिए ये बैलेंस थ्योरी है जिसके कारण समाजवादी पार्टी का इरोजन हो रहा है। धीरे धीरे घसीट घसीट कर ये खत्म हो जाएगी अपने आप में। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अवैध कब्जा मामले को लेकर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का एक्शन तेज हो गया है। आगे की जांच के लिए 27 सदस्य टीम का गठन किया है। 30 दिसंबर को टीम मौके पर पहुंचकर चिन्हित करेगी, उसके बाद ही अगली कार्रवाई होगी। अब इस कार्रवाई में आरोपियों की लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि कितने मौलाना इसमें फंसे हैं। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।